साहित्य निधि में आज सुनिए सुषमा मुनींद्र की लिखी हुई कहानी एक कमरा था। सुषमा जी की कहानियाँ पाठकों और श्रोताओं को एक ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जहाँ वो जीवन धारा के सच से जुड़ जाता है और उनकी कहानियाँ जीवन ग्रंथियों को सुलझाने में ठीक किसी आत्मीय की तरह मदद करती हैं। प्रस्तुत है कहानी एक कमरा था। एक कमरा था, बहुत पुराना, बड़ा था, पर कोई वातायन न होने से प्रायः मटमैला लगता था। खपरेल के रंध्रों से छन छन कर जो थोड़ा बहुत सूर्य प्रकाश आता, वही उसे अंधेरे से तनिक ऊपर उठा मटमैला बना देता था। अम्मा उस कमरे की ऐसी अभ्यस्त थीं कि उन्हें वो कमरा अंधेरा मटमैला कभी नहीं लगा। खपरेल के एक सुराख से धूप का एक टुकड़ा कतार के रूप में प्रविष्ट होता और वृत्त बन कमरे की बुनावट में कहीं भी छा जाता। कमरे की प्रदक्षिणा कर जब द्वार के कपाट पर वृत्त टंगता तो अम्मा अनुमान लगा लेती अब 4 बज रहा होगा और बड़ी बहू संपदा चाय बना रही होगी। कमरे से निकल अम्मा रसोई में पहुंचती तो गैस चूल्हे पर सचमुच पतीला चढ़ा मिलता। अंगूठा छाप अम्मा के लिए धूप का वो पीला सुनहरा वृत्त समय की गति जानने का एक भरोसेमंद माध्यम था। कपाट पर टंग कर वो वृत्त लोप हो जाता। उस कमरे के प्राचीन कपाट चरर चरर की ध्वनि के साथ बड़ी कठिनाई से बंद होते और खुलते थे। लकड़ी अकड़ गई थी, अम्मा की बुढ़ौती के देह की भांति। एक ओर के कपाट को बल लगा तनिक उठाना पड़ता था, अन्यथा बंद होने अथवा खुलने का कोई चांस नहीं। इस कवायद से बचने के लिए अम्मा द्वार बंद करने का झंझट नहीं करती थी। आतप, वर्षा, शीत, ग्रीष्म, कमरा 8 प्रहर खुला रहता। उस कमरे के पूरे अस्तित्व को घेरती ढांपती हुई परछी उतरी थी जो उसे बदलते मौसम के प्रकोप से बचाती थी। पर तमाम जतन और सावधानियों के बावजूद मौसम के प्रकोप से आज तक कौन बचा है? कमरा भी अपनी तपस पूर्ण कर ढलान पर था और अम्मा भी। अम्मा इधर तेजी से खिरती निझरती गई हैं, इस कमरे की भित्तियों की मिट्टी की ऊपरी सतह सी ही। अम्मा कभी इसकी भित्तियों पर तो कभी फर्श की मिट्टी के लोंदों का पैच लगाती रही हैं, गोबर से लीप कर एकसार करती रही हैं और इसकी गठन सुधारती रही हैं। किवाड़ों पर कभी कभार अलसी का तेल चुपड़ती रही हैं। किवाड़ यद्यपि खुले रहते थे पर अम्मा को चोर उचक्कों का भय कभी नहीं रहा। सोचती थी उनके रहते इस कमरे में घुसने का दुस्साहस कोई चोर नहीं कर सकता। पता नहीं अम्मा स्वयं को ऐसी वीर, पराक्रमी, बलशाली क्यों मानती थीं, जबकि घर में उनकी स्थिति तेजी से गिरती गई थी जैसे पतझड़ में वृक्ष के पत्ते। बाबूजी के अवसान के बाद तो बिल्कुल ही अनुपयोगी, अवांछित सिद्ध होती गईं। पता नहीं अम्मा का विश्वास था या वो दीनहीन कमरा स्वयं के दरिद्र होने का उद्घोष करता था कि माघ की कड़कड़ाती ठंड में चोर घुसे तो बड़ी बहू संपदा की कुछ सिल्क की साड़ियाँ, कुछ आभूषण और आंगन में लापरवाही से पड़े कुकिंग गैस के 2 सिलेंडर, एक बड़ा तसला उठा ले गए, पर अम्मा के कमरे की टोह लेने तक न गए। सुबह अम्मा ने खूब हाथ भांजे थे। ये आजकल के लड़के बहुत घोड़े बेच कर सोते हैं, नाक के नीचे से चीज़ें निकल गई और इन्हें होश नहीं। हमारे कमरे से कोई सुई भी उठा ले तो किसकी मजाल। नतमुख बेटा बहू सब कुछ सुन गए थे। तब बाबूजी जीवित थे और अम्मा का अस्तित्व इस बुरी तरह चुका नहीं था। अम्मा ये सोच भी नहीं सकती थी कि चोर ने उनके कमरे को सार समझ कर ही क्षमा कर दिया था। उनके कमरे के मोड़ से लगी दक्षिण मुखी सार बनी थी जिसमें उनकी चहेती गाय चंदन रहती थी। तीसरी पीढ़ी की वो गाय अब नहीं रही। अम्मा और भी अपने कमरे में सिकुड़ती सिमटती गईं। गाय को नहलाने धुलाने, दाना पानी देने, डांटने डपटने में दिन की एक खेप लग जाती थी। बेटों को दोहनी में पकाया गाढ़ा मलाईदार दूध पसंद था। अम्मा गोरसी में कंडे सुलगा दोहनी में दूध पकाती, फिर 3 गिलासों में भरकर गोरसी की भौद में गिलास 1/4 ऊंचाई तक गाड़ देती। ये गोरसी अम्मा का माइक्रोवेव ओवन थी। तीनों बेटे पढ़ने के बाद सोने जाते तो गुनगुना दूध सुड़क सुड़क कर पीते। अब बहुओं को जल्दी रहती है, गैस चूल्हे पर गंगाजली दूध गर्म किया और एक उबाल आते ही पीने को दे दिया। अम्मा बेटों की इस घटिया रुचि पर व्यथित होती हैं। बेटे समझा देते हैं, अम्मा अब वो रबड़ी सा दूध हजम नहीं होता, पाचन बिगड़ा रहता है ना। अम्मा चुप हो जाती। गाय तो रही नहीं जो गंगाजली दूध और उसके दूध का फ़र्क बता सके। गाय नहीं रही और अम्मा का अधिकांश समय इस कमरे में बीतने लगा। गृहस्थी की बागडोर हाथ से फिसलती गई और इस कमरे में उनका साम्राज्य बढ़ता गया। बड़ा बेटा सत्यव्रत कितनी बार तो कह चुका है, क्या अम्मा
तुम बहुओं के काम में टांग अड़ाती रहती हो। चुपचाप बैठो, राम नाम जपो, जिसकी गृहस्थी है उसे संभालने दो। छनाक से कुछ टूट गया था अम्मा के भीतर। जिस गृहस्थी को वे 14 वर्ष की वयस से सजाती संवारती विस्तार देती आ रही हैं, वो उनकी है ही नहीं। कितनी सरलता से बहुओं की गृहस्थी बन गई। फिर बाबूजी क्यों कहते थे, सत्य की अम्मा, तुम्हारा घर, तुम्हारी गृहस्थी, तुम्हारे लड़के बच्चे, जैसे चाहो रखो, मुझे क्या। मैं तो मेहमान हूँ, 2 रोज को आता हूँ और लौट जाता हूँ। और अब पता चल रहा है कि जिस गृहस्थी के लिए मरती खपती रहीं वो उनकी नहीं है। सत्ता हस्तांतरण की वेदना से उनके भीतर समुद्र मंथन सा होने लगा था। अंतड़ियों में मरोड़ उठ रही थी। वे अनायास, अनचाहे, अनजाने अपनी तुलना इस कमरे से करने लगीं। यह कमरा सदैव दोयम स्तर का समझा गया है, इसलिए घर के प्रमुख सदस्यों ने अच्छे कमरे छांट लिए थे और उन्हें ये थमा दिया था। उनके हृदय के प्रकोष्ठों की भीतरी तहों में जिस तरह बहुत कुछ भरता गया, उसी तरह इस कमरे में भी बहुत कुछ भरता गया था। बहुओं के विवाह के लड्डू बताशे से भरी झांपी झपलैया, भोज में बनने वाले कई ठो कद्दू, नाती पोतों के जन्म के समय के गुड़ के लड्डू, खड़ी अरहरा, घी की दोहनी, अचार के मटके, ऊधमी नाती पोतों के पतंग, सद्दी, स्टिकर, कंचे। पतंग और कंचों की धरोहर से अम्मा पर बच्चे बिगाड़ने का आरोप लगता रहा। जब इकलौती बेटी नलिनी के प्रेम पत्र पकड़े गए थे तो उसे मार कूट कर इसी कमरे में बंद रखा गया था दिन भर। मध्य रात्रि को बाबूजी ने इसी कमरे में देह त्याग किया था और बाबूजी निंद्रा मग्न है, सोच वे शव को बिजना झलती रही थीं। एक जंग खाई साइकिल इसी कमरे में पड़ी बिकने की बाट जो रही थी। अम्मा ने ग्वाले धोबी अड़ोस पड़ोस में कह रखा था, कोई अच्छा ग्राहक मिले तो बताएं। भगवानों के गत वर्षों के बहुत सारे कैलेंडर। कितनी बार तो सोचा इन्हें जगदेव तालाब में विसर्जित कराएंगी, पर मौका नहीं मिला। एक बार गई भी तो वहाँ नहाते पुजारी ने डपट दिया, तुम जैसे लोग ही तालाब गंदा करते हो, जल प्रदूषित करते हो। कैलेंडर समेत अम्मा ऐसे भागी थीं जैसे चोरी का माल लेकर भागी हों। क्या करें इन कैलेंडरों का, ना फाड़ सकती हैं ना जला सकती हैं, भगवान जो ठहरे। उन्हें कैलेंडर बनाने वालों पर बड़ा क्रोध आया। शिव, राम, कृष्ण, गणपति बना देंगे और ये नहीं सोचेंगे वर्ष समाप्त होने पर इन कैलेंडरों का क्या होगा। भगवान के कैलेंडर अम्मा के लिए आफत बन गए। वे गोल गोल लपेट रबर बैंड लगा अपने कमरे में ठूसती गईं, जो दीमकों के लिए भोजन बने हुए थे। उनके गौने का संदूक, जिसके चटक सुआ पंखी कलेवर पर लाल बेल बूटे बने हुए थे और जो बदरंग हो चुकी थी, इसी कमरे में रखी थी। संदूक में सफ़ेद लट्ठे के झोले में बंधी 4 किलो चांदी बहुत सावधानी पूर्वक संभाल कर रखी थी। अम्मा, उनकी स्वर्गवासी सास और काकी सास के रजत आभूषण, करधनी, लच्छे, भारी भरकम पायलें, बहुटा, हंसुली, जाने क्या क्या। अम्मा ने घी में सिंदूर घोल, माचिस की तीली में रुई लपेट बड़ा आग्रह कर बाबूजी से उस संदूक पर लिखवाया था, लाभ शुभ, बीच में स्वास्तिक चिन्ह। बाबूजी ने चेतावनी दी थी, सत्य की अम्मा, तुम चोरों का काम आसान कर रही हो। लाभ शुभ लिखा देखकर चोर सबसे पहले यही संदूक उठाएंगे। अम्मा तो नक जाती। लाभ शुभ लिखने से धन बढ़ता है, तुम क्या जानो। धन की पूजा कर लाभ शुभ के धुंधले पड़ जाते अक्षरों को घी सिंदूर से पुनः पुनः गाढ़ा करती रही थीं। धन द्विगुणित नहीं हुआ, वरन तेजी से घटता गया। सत्यव्रत के विवाह में कुछ चांदी बिक गई। अब स्वर्ण का जमाना है और नववधू को मुंह दिखाई में चांदी देते अशोभन लगता, ओल्ड फैशन। सत्यव्रत के तिलक में मिला कैश लेटरिन बाथरूम बनवाने और उसके कमरे के यथासंभव सुधार, रंग रोगन, नए पर्दे आदि लगवाने में व्यय हो गया। अम्मा का मुंह फटा का फटा रह गया था। जब वे ब्याह कर आई थी तो दोनों पक्के कमरे ससुर और कक्का ससुर अपनाए हुए थे। उन्हें ये काम चलाऊ कमरा मिला था। कितनी इच्छा होती थी सास ससुर जल्दी मरें तो उनका पक्का कमरा हथिया लें। ये इच्छा मन में ही रह गई। जब दोनों ने इहलोक छोड़ा, सत्यव्रत कॉलेज में आ चुका था और उसे एक अलग कमरा चाहिए था। रिक्त हुए कमरे में कब्जा जमाने में उसने देर नहीं की। मंझला देवव्रत निसंतान, गंजेड़ी भंगेड़ी जुआरी, कक्का का मुँह लगा था और उन्हीं का कमरा उत्तराधिकार के रूप में पा गया। छोटा सदाव्रत तब छोटा था और अम्मा के साथ उनके कमरे में सिकुड़ कर सो लेता था। नलिनी प्रेम पत्र लिखने वाले के छल छंद में न फंसने पाए, इसलिए जल्दी ही किसी कथित सुपात्र से ब्याह दी गई। बाबूजी अदालत में नाजिर थे और कभी कभार आते थे। बहुत कुछ निस्तार बीच के आंगन में हो जाता। बहू के आगमन की पूर्व तैयारी देख अम्मा के नेत्र गोलक
अचरज और कौतूहल से फैल गए थे। बाबूजी हंसे। तुम कहीं भी रह लीं, पर पढ़ी लिखी बहू के लिए एक ठीक ठाक सा कमरा तो होना ही चाहिए। लैट्रिन बाथरूम भी। बहू क्या लोटा लेकर मैदान जाएगी? अम्मा ने नयन तरेरे थे। कलयुग है कलयुग। सत्यव्रत के कमरे की व्यवस्था बनाने में उसकी आलतू फालतू पुस्तकें, फाइलें, कपड़े, जूते, बेल्ट और एक स्वनिर्मित हीटर, बेंत की 2 कुर्सियां अम्मा के कमरे में आ गईं और पता नहीं किस कोने में समा भी गईं। कमरे की बनावट में उपयोगी अनुपयोगी सभी कुछ समा जाता था। सूखती हुई बड़ियाँ, धुला गेहूँ, पके आम, जाने क्या क्या। फिर मंझले देवव्रत के कमरे का आलतू फालतू सामान भी अम्मा के कमरे में आ गया। पुस्तकें, टेबल फैन, पुरानी अलमारी जो वास्तव में कक्का की थी और जिसमें वे सहेज कर गांजा, भांग, जुए में लगाए जाने वाली रकम रखते थे। अम्मा नहीं चाहती थी देवव्रत कक्का के कमरे में रहे, पर उसे उनके कमरे की सुवास अच्छी लगती थी। गांजा भांग का स्वाद उसने तरुणाई में ही चख लिया था। कक्का की पोस्ट ऑफिस की 100 रुपल्ली इन्हीं राजसी अभिरुचियों की भेंट चढ़ जाती। कक्का कहीं काकी की चांदी बेच ना खाएं, इस वजह से काकी ने अपनी चांदी अम्मा के संदूक में रखवा दी थी। काकी अम्मा से सदा बनाकर चली। अंततः अम्मा ही उनकी भी बहू थी। अम्मा के आग्रह पर ही बाबूजी अलग से कुछ पैसे 5 सुपारी के लिए काकी को थमा जाते थे। राजसी अभिरुचि को लेकर जब तब कक्का काकी में झड़प हो जाती और कक्का काकी को मार कूट कर रख देते। हिचकती काकी अम्मा के कमरे में आ जाती। जब रोध हो सामान्य हो जाती तो कहने लगती, दुल्हन तोहार कोठबा तो हिमालय ठंडात है, हमार कोठबा पक्का है तो काभा भट्टी तस तपत है। अर्थात दुल्हन तुम्हारा कमरा तो हिमालय की तरह ठंडा है और हमारा कमरा पक्का है तो क्या हुआ, भट्टी की तरह तपता है। खपरेल के रंध्रों से छन छन कर आती हवा और कोलियां में भरे पानी के स्पर्श से आती पूर्व की ओर की भित्ती कमरे को शीतल किए रहती। अम्मा भी हंसती। हाँ काकी, हमरे लाने तय यही हिमालय यही तीरथ, बहुत बढ़िया नींद आवत है या कोठबा में। तब विद्युत व्यवस्था नहीं थी, इसलिए काकी का कमरा गर्माता था। बाद में देवव्रत ने उसमें सीलिंग फैन लगवा दिया, कूलर भी। देवव्रत अध्यापक था और साथ की अध्यापिका को प्रेम विवाह कर ब्याह लाया था। बहू अपनी कनक छड़ी सी देह में कंठ में चेन व कानों में इयररिंग पहने हुए थी और कुछ साड़ियाँ एक बैग में ठूंस लाई थी। अम्मा ने ऐसा चोरों का सा ब्याह न देखा न सुना। बाबूजी मूर्छित होती अम्मा को उनके कमरे में ठेल आए थे और समझाने लगे थे, इस तरह टापती न रहो, बहू का कमरा ठीक करो और हाँ कुछ चांदी निकालो, बेच कर सोना ले आऊँ। बहू को मुँह दिखाई दोगी कि नहीं? संपदा को जितना दिया है उतना दया को भी देना पड़ेगा। 2 बहुओं में 2 भांत मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। देवव्रत सोचेगा दहेज नहीं मिला इसलिए हम उसकी बहू को कुछ मुंह दिखाई नहीं दे रहे हैं। अम्मा पक्षाघाती मुद्रा में बैठी रह गईं और बाबूजी चांदी बेच भी आए। कमरे को सुविधाजनक बनवा दिया। देवव्रत और दया कमरे में ताला मारकर वर्ष भर के लिए अपनी नौकरी पर चले जाते। ग्रीष्मावकाश में महापखवाड़े को आते। यद्यपि ताले की एक चाबी अम्मा को सौंप जाते थे, पर अम्मा कभी उनका कमरा खोलती नहीं थी। कमरा खोलती भी क्यों, उनका मन उचाट सा हो गया था इस नौटंकी जैसे विवाह से। खिन्न मना इधर उधर आंगन में डोलती फिरती। लगने लगा था उनका आधा जीवन सास का मुंह जोते बीत गया और जब बड़ी प्रतीक्षा, त्याग, सेवा भाव के बाद वे सास बनी हैं तो उन्हें वो महत्व नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए था। एक कमी सी महसूस होती, निराशा सी, उकताहट सी, जैसे उनके मन का कुछ भी नहीं हो रहा, पुत्र का विवाह तक नहीं। तभी दैनिक समाचार पत्र में बड़े बड़े अक्षरों में सदाव्रत के इंजीनियरिंग में चयन का समाचार छपा था। अम्मा का वो दीनहीन कमरा जैसे अपने जीर्णोद्धार के लिए आशान्वित हो उठा। साथ ही अम्मा भी गुदड़ी का लाल कुल का नाम उजागर कर देगा। रत्न गर्भा अम्मा बहुत दिनों बाद खुलकर हंसी थी। शेख चिल्ली सी ही बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर तक पहुंच गईं। प्रत्याशाओं के नन्हे बिंब उनके सीधे सरल नेत्रों में तैर आए थे। कमरे को लेकर तो उन्होंने बहुत ऊंची उड़ान भर ली थी। कितनी बार तो सोचा है इस कमरे में सीमेंट का पलस्तर करा लें, फर्श पर कोटा स्टोन लगवाएं, जैसे देवव्रत ने अपने कमरे में लगवा लिया है। अब गोबर से लीपते हुए उनके हाथ भर आते हैं। यदि खपरेल की जगह पक्की छत हो जाती तो जीवन के शेष दिनों में वे भी सीलिंग फैन का मजा ले लेती। अभी तो देवव्रत के पुराने टेबल फैन से ही काम चला रही हैं। बहुत आवाज़ करता है। द्वार के कपाट भी बदलवाने पड़ेंगे। वैसे उन्हें इन किवाड़ों से कोई शिकायत नहीं है, बस आजकल एक बिल्ली लहट गई है। चूहे पकड़ धमा चौकड़ी करती है तो नींद चढ़ती है। खपरेल भी बदलनी है।
पक्की छत अच्छी होती है, फिर धूप का गोला इस कमरे में अटखेलियाँ नहीं कर पाएगा। वे शायद समय भी नहीं जान पाएंगी, पर किया क्या जाए। कमरे की सुरक्षा के लिए उस धूप का टुकड़े का मोह तो छोड़ना ही पड़ेगा। सदाव्रत बड़ा अधिकारी बन जाएगा तो इतना तो करा ही देगा। उनकी उड़ान तब थमी जब बाबूजी एक बार फिर हाथ पसारे खड़े हो गए। दे दो चांदी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई ऐसे फोकट में नहीं हो जाती, तनख्वाह में क्या होता है। और फिर सत्य की अम्मा, सदा कमाएगा ना तो संभाल ना पाओगी, कहे देता हूँ। बाबूजी ने नाजरी में पूरी ईमानदारी बरती। सत्यव्रत नाम का वकील है, कमाई दमाई है नहीं, पर काला कोट और बैरिस्टर क्लॉथ का पैंट पहनना नहीं भूलता। देवव्रत क्या कमाता है, क्या व्यय करता है, देवता भी नहीं जानते। अम्मा की चांदी ही विश्व बैंक बनी हुई थी। एक मुश्त चांदी पति को सौंपते हुए अम्मा के हाथ कांप रहे थे। कमरे की भित्ति में ढहकर एक लय में रो लेती थीं। न जाने क्यों लगने लगा था इसकी भित्ति की मिट्टी तेजी से निझर रही है। आज ही मिट्टी सान इसमें परत चढ़ानी होगी, वरना भित्तियाँ और कमज़ोर हो जाएंगी। अम्मा का उत्साह बरसाती नाले शाही उफान से उतर गया। गृहस्थी की बागडोर संपदा के हाथों में हस्तांतरित होती जा रही थी, जैसे किसी साम्राज्य की महारानी को उसके ही मंत्रिमंडल ने पदच्युत कर दिया हो। ऐसे में एक दिन बाबूजी साथ छोड़ गए। अम्मा को तो विराग सा हो गया। अधिकांश समय कमरे में बीतने लगता कमरा उनके साथ बोलता बतियाता है, पीठ सहला ढांढस देता है, कंधे थपथपा ऊर्जा के क्षरण को रोकता है। इसकी शीतल भूमि की शीतलता छाती जुड़ा देती है। भित्तियों की उघड़ी मिट्टी में भांति भांति की आकृति दिखाई पड़ती। पोखर में पानी पीती चंदन गाय की, दैत्य की, साधु महात्मा की, गणपति की, बाबूजी की, स्नेहशीलता काकी की। सास की दुत्कार से पीली पड़ी अम्मा को स्नेह लेप ये काकी ही लगाती थीं। वे कभी जंग लगे कुंदा कब्जा सांकल देखती तो कभी दीमक लगी लकड़ी की धन्नियाँ। लगता जैसे उनके स्वयं के ढहने के दिन आ गए हैं। इन्हीं खिड़ती निझरती धन्नियों को चित्त लेट कर देखती अम्मा बैठक से आते लड़के बहुओं के ठहाके सुनती। देवव्रत, दया और सदाव्रत छुट्टियों में आते थे, तब ठहाकों की फुलझड़ियाँ छूटती थीं। अम्मा कितना चाहती कम से कम सदाव्रत उनका दुख सुख निकट बैठकर सुने, पर उसे भाई भाभीियों की संगोष्ठी अधिक रुचती। अम्मा के पास था ही क्या, आदेश निर्देश, चिंता, रुग्णता और बहुओं की आलोचना। इन सब में सदाव्रत का मन नहीं लगता था, डपट देता। क्या अम्मा ऐसे कमरे में घुसी रही कि पूछो मत। सब छुटकी के जन्मदिवस के रसगुल्ले खा रहे हैं और तुम मान किए बैठी हो, लो पकड़ो कटोरी खा लो। अरे अम्मा, तुम घर की वरिष्ठ सदस्य हो, सबसे मिलकर चलोगी तब ना सब मिलजुल कर रहने का पाठ सीखेंगे। बस वही अलग थलग पड़ी रहती हो और घर के वातावरण में तनाव पैदा करती हो। रसगुल्ले की कटोरी थामते हुए अम्मा के नेत्र भर आए थे। हमेशा ही हाथ चढ़ाकर सबको दिया है। जो सदस्य घर से बाहर हो उसे भी नहीं भूली, उसका हिस्सा ढांक मूंद कर रखती रहीं। और सदा को उनकी याद तब आई जब मेहमान खा उड़ा कर जा चुके थे। कैसे कहती, सदा हमें आजकल के लोगों की न बोली भाषा समझ में आती है न तौर तरीका। घर में क्या आयोजन होना है हमें कोई बताता तक नहीं। हम जमाने के साथ चलने लायक नहीं रहे रे। हमारा तो ज़िंदगी भर का अनुभव गर्क हो गया। बहुएं कभी नहीं पूछती कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है। अब तो चला चली की बेला है, इस कमरे में कट जाएगी किसी तरह। तिरस्कृत उपेक्षित अम्मा का अस्तित्व कमरे के अस्तित्व में घुलता मिलता गया। इधर उनकी देह में अवयव खटते रहे, उधर कमरे में अवयव खटते रहे। कहते हैं बुझते दीपक की लौ बुझने के पहले एक बार तेज होती है। निराशा हो चली अम्मा का रुतबा भी एकाएक बढ़ गया। सदाव्रत PWD में असिस्टेंट इंजीनियर की नौकरी पा गया। पूरे मोहल्ले में तहलका मच गया। कन्या पक्ष वाले टिड्डी दल की भांति घर में टूटे पड़ते। अम्मा घबरा गईं अपने इस बढ़ते मूल्यांकन, हैसियत, प्रभुत्व, ठसक को देखकर। कन्या पक्ष वाले अम्मा की स्तुति सी करते कि उन्हीं के परिश्रम, त्याग और संस्कार से सदाव्रत ने ये सफलता प्राप्त की है। दहेज में मिलने वाला ₹1,00,000 और मारुति घूरे के दिन फिरते देख अम्मा चकित थीं और सत्य और देव की लार टपकी पड़ती थी। सुदर्शन कन्या और दर्शनीय दहेज, विवाह आनंद फानंद तय हो गया। और तब सत्यव्रत और देवव्रत को घर एकाएक और भी घटिया, स्तनहीन, टटपुंजिया और पिलपिला सा लगने लगा। विधायक पुत्री सुकन्या के चरण इसी सार जैसे घर में पड़ेंगे। वो सीधे तो सदाव्रत के साथ बंगले में रहने चली नहीं जाएगी। उसके लिए तो एक बड़ा हवादार आधुनिक कमरा चाहिए। विधायक पुत्री के सामने उन लोगों का स्तर ऐसा घटिया न लगे कि सबकी गिद्ध दृष्टि अम्मा के कमरे में जा टिकी।
कैसा धूर्त लग रहा था सत्यव्रत भूमिका बांधते हुए। अम्मा, इतने बड़े घर की लड़की आ रही है, उसे ढंग के कमरे की सुविधा तो मिलनी चाहिए। अपना स्तर ऐसा भी घटिया न लगे कि सुकन्या हमें नीची दृष्टि से देखने लगे और फिर घर से कुछ लगना नहीं है। तिलक में तो इतना सारा रुपया मिल रहा है, उसके एक हिस्से से ही काम बन जाएगा। अम्मा, तुम्हारा कमरा किसी भी बरसात में बैठ सकता है, तुम्हें क्षति पहुँचेगी सो अलग। सोचता हूँ इसे गिरवा कर लेटरिन बाथरूम अटैच्ड कमरा बनवा दूँ, पर्ची को पक्का करा कर ग्रिल लगवा दूँ। दहेज के सामान के लिए भी जगह तो बनानी पड़ेगी। 4-6 हरे भरे गमले रखवा दूंगा तो घर आधुनिक लगने लगेगा। लड़की को खूब बड़े घर में रहने की आदत होगी, हमें भी कुछ डेकोरम मेंटेन करना होगा ना। अम्मा की समूची नसें झंझन आ गईं, मुख से विकराल चीख निकली। और हम कहाँ जाएंगे? बाहर के पाकर के पेड़ तरी डेरा जमाएंगे? तुम भी अम्मा ऐसी बात करती हो, सठिया गई हो बिल्कुल ही। घर में सामने इतना बड़ा बरामदा है, अब तो ग्रिल भी लग गई है, हवादार और खुला है, खूब प्रकाश आता है, उसमें पड़े दीवान पर उठा बैठा करो। बुजुर्गों को घर के सामने ही रहना चाहिए, कौन आया कौन गया तुम्हें मतलब ही नहीं, घुसी रहती हो अपने कमरे में। घर के सामने कोई बुजुर्ग बैठा हो तो चाहे जो मुंह उठाए नहीं आ सकता। जमाना तो तुम देख ही रही हो, दिन दहाड़े घर में घुस लूटपाट कर जाते हैं। सर्दियों में रसोई का प्रयोग कर लेना, कितनी बड़ी तो है रसोई, बैठक में भी तो सो सकती हो। आंगन में तो बहुत कुछ निस्तार हो जाता है। आदमी अपने कमरे में रहता ही कितना है अम्मा, जिसके कमरे में चाहो उठो बैठो, कोई रोक टोक है क्या? अलग थलग पड़ गई हो बिल्कुल ही। सत्यव्रत उन्हें नई भूमिका सौंप रहा था चौकीदारी की। अम्मा ने उचटती सी दृष्टि बरामदे में बिछे दीवान पर डाली। भीतर की दंद से उकताई उनकी सास कभी इसी स्थान पर बोरी बिछा कर बैठ जाया करती थी। तंबाकू की थैली खोल एक चुटकी तंबाकू हथेली में रख खूब रगड़ती, अपने पोपले मुंह में डाल चबाती, घोल पीगदान में थूकती, फिर आदेश की प्रतीक्षा में खड़ी अम्मा से कहती, आज मूली केर मसलहा बनाए लो दुल्हन, बहुते मन है मसलहा खाए के। मसलहा बनाती अम्मा सोचती, एक दिन वे भी इस स्थान पर बैठकर बहुओं को आदेश देंगी। अब सास से कितनी भिन्न परिस्थितियों में उन्हें बैठना होगा इस स्थान पर, स्थानाभाव के कारण, बड़ी अनिच्छा से। बहुओं ने आज तक न पूछा, अम्मा आज क्या पकेगा। पढ़ी लिखी बहुओं से इस तरह का दासत्व तो चाहती भी नहीं, पर स्वयं भी तो इस तरह मिसफिट होना नहीं चाहती। अभी भी उनका जांगर चलता है, पर बेटे बहुओं को ना उनकी कार्य पद्धति पसंद है, ना उनका हस्तक्षेप। अम्मा जिस कमरे के सुधार की बात सोच रही थी, उसे तोड़ने की बात होने लगी। अम्मा की रीढ़ में सुइयां सी चुभने लगीं। जिस कमरे में उन्होंने जीवन की कई खेपें काट दी, वह अप्रासंगिक हो गया, एकदम अनुपयोगी। क्या निर्णय लें अम्मा? भीतर अंधड़ उठ खड़ा हुआ। विरोध का स्वर यहाँ कोई नहीं पहचानता। सभी सदस्य अपने हित के अनुसार बातें गढ़ लेते हैं। कितनी बातें उन्हें नहीं सुहाईं, पर हुआ वही जो सत्यव्रत ने चाहा। बाबूजी का स्थान उसने हथिया लिया और वे तो अब तक अपना एक मुकम्मल स्थान ही ना बना पाई। पहले सास का प्रशासन था, अब बहुओं का है। उनके हिस्से में शायद यही कुछ था। उन्होंने बहुत कुछ चाहा भी तो नहीं। 2 जून का भोजन, 1 जोड़ा साड़ी और इस कमरे की छां। अब तो सब कुछ खत्म हुआ समझो। कोई विद्रोह, कोई चिरौरी, कोई धमकी काम ना आई। उनका व्यक्तिगत सामान 2 गठरी मुठरी में सिमट गया। जिन वस्तुओं को अब तक सेंत सेंत कर धरे थीं, बिना मोल भाव बिक गईं। जंग लगी साइकिल, पीतल के हांडा, परात, बटलोई, पतीले, लोटे, फूल की थालियाँ, जूते चप्पल, पुस्तकें, लकड़ी की जालीदार अलमारी। अब दूध घी रखने के लिए फ्रिज है। इस अलमारी की क्या उपाय देता? बच्चों के कंचे, पतंग, टूटे चश्मे, मुड़े तुड़े रुमाल, एक झोला पॉलीथीन, भगवान के कैलेंडर, जूट की बोरियां घूरे पर फेंक दिए गए। संपदा ने सहम कर कपाल थाम लिया। अम्मा, कितना कबाड़ भरे हुए थी तुम, इस कमरे में पता नहीं क्यों कीड़े नहीं पड़े। सत्यव्रत ने संदूक, जिसमें कभी चांदी रखी रहती थी, को सुदर्श दस्यु की भांति खंगाल डाला। अम्मा, जी का जंजाल न पालो। तुम इस चांदी के कारण ना भर नींद सो पाई, ना 4 दिन को मायके जा पाई। अब बची ही कितनी है? दे दो तो संपदा बैंक लॉकर में डाल आएगी। अब तुम्हारे आराम करने के दिन हैं, भर नींद सोने के दिन हैं। कैसा विमूढ़ है ये सत्यव्रत, कमरा ढहाकर भर नींद सोने की बात करता है। पता नहीं उन्हें अब कभी नींद आएगी कि नहीं। उन्हें तो अपने कमरे की बनावट, सुवास, तापमान, वायुमंडल, रंध्रों में ही नींद आ सकती है। वे आदी हो गई इस कमरे की, तभी तो ना कभी कूलर की आवश्यकता पड़ी है, ना ही हीटर की। अम्मा टुकुर टुकुर देखती रहीं और कमरा झटके से तोड़ डाला गया।
इस कमरे से वे ऐसे जुड़ चुकी थीं जैसे देह से आत्मा। इस कमरे का निर्माण उन्होंने नहीं देखा था, पर विनाश लीला देखना बदा था। बनाने में जीवन की एक खेप लग जाती है और तोड़ने में कुछ क्षण। इस कमरे में सदा ही मिट्टी की कमी मालूम पड़ती रही। अम्मा कभी दीवारों पर मिट्टी के लोंदे छापती थीं, कभी फर्श पर। आज उसमें मिट्टी ही मिट्टी दिखाई दे रही थी, अथाह मिट्टी। लोग ठीक कहते हैं, मनुष्य के शव का भार मनुष्य से अधिक होता है। बड़ी निर्ममता से मिट्टी कोलिया में ठिकाने लगा दी गई। आर्किटेक्ट से नक्शा समझा जाने लगा। नई बहू के स्वागत के लिए अम्मा की आरामगाह भेंट चढ़ गई। सत्यव्रत प्रसन्न था। देवव्रत और सदाव्रत यहाँ रहेंगे नहीं, कभी कभार आएंगे। सदाव्रत के विवाह में मिले रुपयों से उसने अपना अच्छा बंदोबस्त कर लिया है। अड़ोसी पड़ोसी सत्यव्रत की सराहना करते। बेटा हो तो ऐसा, सार जैसे घर का प्रारूप ही बदल दिया। जी खोल कर पैसा लगा दिया। पुरखों की ज़मीन जायदाद इसी तरह बचाई जाती है, वरना आजकल के नए फैशन के लड़के तो पुरखों की संपत्ति को कबाड़ समझते हैं, बेचने के जुगाड़ में लगे रहते हैं। सब देख सुनकर अम्मा के भीतर लावा खदकता रहा, ज्वालामुखी फूटता रहा। फिर एकाएक सब कुछ शांत हो गया। बाबूजी कभी कहा करते थे, बुढ़ापे में स्वयं को मायाजाल से मुक्त रखना चाहिए। धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती सभी तो राजपाट छोड़ अरण्य चले गए थे। चौथापन अर्थात वानप्रस्थ। राजा महाराजा राजपाट छोड़ देते थे और उनसे एक कमरा नहीं छोड़ा जा रहा था, वो भी पुत्र पुत्रवधू के लिए। ऐसा भी क्या मोह, ऐसी भी क्या आसक्ति। उन्हें स्वयं पर लज्जा आई, विक्षोभ हुआ। बाबूजी मिट्टी में मिल गए और वे कुछ ना कर पाई तो ये कमरा तो मिट्टी का ही बना था। एक दिन मिट्टी में ही समाना था इसे। हम जिस व्यक्ति को प्रेम करते हैं, स्पर्श करते हैं, उसके मरते ही कैसे छाती कड़ी कर कह उठते हैं, इसे जलाओ, बहाओ या दफनाओ, कुछ करो अन्यथा प्रदूषण फैलेगा। फिर एक इस कमरे से ऐसा मोह क्यों। अम्मा स्वयं को सहेजने लगीं, समेटने लगीं, दृढ़ करने लगीं। उन्हें मालूम हुआ आत्मा से एक उजास फूट रहा है। उनके अधर अपने बच्चों के लिए मंगल कामना करते हुए बुदबुदा रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ कथाकार सुषमा मुनींद्र की लिखी हुई कहानी एक कमरा था।